ओके, सो सर अभी तक हमने जो बात किया कि रेकी क्या है, रेकी के ऊपर हमने बात की, लेकिन सर मैं फिर भी कहूंगा कि ये सब कुछ जानने के बाद भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं रेकी को क्यों चूज करूं। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स इन दिस वर्ल्ड, लाइक एलोपैथी इज देयर, होम्योपैथी दवाइयां हैं, नेचुरोपैथी है, और बहुत सारी टेक्निक्स आज की डेट में अवेलेबल है मार्केट के ऊपर। जब मेरी चीज, जैसे आपने कहा कि जब तलवार सर पे गिरती है और वो बंदा भागता है, उसको मौत दिखती है, तो वो बहुत सी चीजें ट्राई करने के ऊपर जाता है। तो मैं आपसे सर सिर्फ ये पूछूंगा कि मैं रेकी के ऊपर अपना विश्वास क्यों जगाऊं, और वो भी उस मौके पे जिंदगी के जब मेरी जिंदगी सब तरफ से मुझे रास्ते बंद दिखाई दे रहे। आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? सर बेसिकली आप देखिए, मैं एक नॉर्मल इंसान की बात करता हूँ, एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। एलोपैथी 80 से 90% तक लोग एलोपैथी में जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये साइंस पूरी है, बहुत अच्छी इमरजेंसी के अंदर बहुत अच्छी साइंस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए। आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। आपको इंस्टेंट कोई रिलीफ चाहिए 2-4 दिन के लिए, आप मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको भी पता है, अगर कोई मेडिसिन आपको चल रही है वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। जैसे छोटी सी बात, आप बीपी की टैबलेट ले रहे हैं, वो आपको आगे चल के शुगर देगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देगी, और साथ ही साथ आपके मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर हो जाएंगे। ये एक छोटी सी टैबलेट, जिसे मेरे पास एक पेशेंट आया, एडवोकेट हैं और हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। उस पर्सन ने मेरे को बड़ा सिंपली बोला कि सर वैसे तो मैं बड़ा मस्त हूँ, लेकिन एक छोटी सी बीपी की टैबलेट है और मैं जिंदगी अच्छे से जी रहा हूँ। और वो छोटी सी टैबलेट कितना अंदर जाके ये कह सकते हो कि ब्लास्ट का एक मटेरियल अंदर इकट्ठा कर रही है, और जब ब्लास्ट होगा तो एकदम से क्या होगा, रात को तो अच्छे से सोए थे, सुबह उठ नहीं पाए। नॉर्मली हम सुनते हैं अपने रूटीन के अंदर, और ये चीजें हो क्यों रही है? क्योंकि हम अवेयर नहीं है। मेडिसिन 5 से 7 दिन तक आप लेते हो, आपके लिए इनफ है। अगर कोई मेडिसिन आपकी कंटिन्यूसली चल रही है तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी बॉडी कुछ मांग रही है आपसे ठीक होने के लिए, क्योंकि जितने भी केमिकल हैं, चाहे पैरासीटामोल है, चाहे डोपा है, चाहे न्यूरोबिन है, ये सारे केमिकल हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है। जब हमारा ब्रेन प्रोड्यूस कर सकता है तो हमें बाहर से आर्टिफिशियल क्यों लेना चाहिए? हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि टाइफाइड के टेस्ट सिर्फ एशिया में होते हैं और कहीं होते ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ हमारे यहाँ पे टाइफाइड को डायग्नोज किया जाता है और अब्रॉड के अंदर डायग्नोज नहीं किया जाता। क्यों? बेसिकली वो कहते हैं कि अगर फीवर हुआ है, टाइफाइड कंटिन्यूसली चल रहा है, तो लीवर के अंदर प्रॉब्लम है। लीवर को क्या चाहिए? वो कहते हैं 3 दिन का रेस्ट करो, डाइट को सुधारो, फास्टिंग करो, नेचुरल डाइट को लो, नारियल पानी लो, आप ठीक हो जाओगे। और अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, जस्ट आप फीवर के लिए जाओगे। जब तक आप बहुत ज्यादा इमरजेंसी के अंदर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। फीवर को वो पूछते हैं, मेरे सिस्टर भी अब्रॉड में रहते हैं, फीवर हुआ तो वो पूछते हैं कितने दिन हुए? 3 दिन हुए? नहीं, 2 दिन वेट करिए। मतलब ऐसी सिचुएशन आती है जी। तो चलिए हम आगे चलते हैं इस चीज के ऊपर कि होता क्या, आप रेकी के अंदर बिलीव क्यों करें। जैसे हमें पता है कि एलोपैथी के अंदर हमें ट्रीटमेंट, अगर हम लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो वो हमें नुकसान करता है, क्योंकि केमिकल हमारे बॉडी के अंदर के केमिकल को इम्बैलेंस कर देते हैं। या सिंपल भाषा में ये कहें कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो रेस्ट पे चले जाते हैं। जब वो रेस्ट पे जाएंगे तो वो अपना काम दोबारा नहीं करेंगे। जैसे एक फैमिली, मैं एग्जांपल लेता हूँ इसमें, बड़ा फनी सा माहौल है। हमारे घर के अंदर 4 लेडीज हैं, 4 लेडीज में से 2 को हमने 2 महीने के लिए रेस्ट पे भेज दिया, आप किचन का कोई काम नहीं करोगे, और 2 लेडीज पूरी तरह दबा के काम करेंगी। जब वो 2 लेडीज को बुलाया जाएगा, अब आप 2 महीने लगातार काम करोगे, उनके लिए बड़ी चिकचिक होगी, बड़ी दिक्कत होगी, और उनके काम करने में दिल ही नहीं लगेगा। क्यों? उन्हें रेस्ट की आदत पड़ गई। जैसे अभी कोविड काल में भी हुआ, जेंट्स को बहुत ज्यादा रेस्ट की आदत पड़ गई काम करने को। अरे बच्चों की वीडियो आ रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बच्चों को अब जो स्कूल खुले हैं, जो प्लेवे थोड़े बहुत खुल चुके हैं, तो वहां पर बच्चे लटक लटक के जा रहे हैं, माँ बाप को बांधना पड़ रहा है गाड़ी के अंदर। मतलब ये सिचुएशन आ गई। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पे चले गए थे। एक्चुअल में समझ कि वो रेस्ट पे गए, उनका काम करने को दिल नहीं है। सेम बॉडी के हमारे ऑर्गन काम करते हैं। जब आप उन्हें रेस्ट की आदत दे देते हो कि आर्टिफिशियल कोई ना कोई ड्रग्स मिल जाएगा, तो वो काम क्यों करें?
जैसे पेनक्रिया का काम होता है शुगर को मेंटेन करना, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इंसुलिन बाहर से दे रहे होते हैं, वो कहता है अरे भाई बाहर से आ तो रहा है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, वो स्लगिश हो जाती है एक्चुअली, और ज्यादा काम करना बंद कर देती है वो चीजें। हाँ, रेस्ट पे चली जाती है। वो कहते हैं कि अब शुरुआत हुई, वो 80% था, 20% रेस्ट लिया उसने, आपने 10% बाहर से इंसुलिन देना शुरू किया, वो धीरे धीरे और आलसी और आलसी और आलसी, फिर एक दिन आया कि पेनक्रिया बिल्कुल काम करना बंद कर गया, और आप फिर पूरी तरह इंजेक्शंस पे हो गए, खाना खाने से पहले इंजेक्शन, खाना खाने के बाद इंजेक्शन, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इसमें होता क्या है, रेकी के अंदर हम क्या करते हैं, रेकी के अंदर हम आपके सारे ऑर्गन्स को काम करने पे लगाते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, अगर कोई भी थेरेपी है, अल्टरनेट थेरेपी कोई भी है, चाहे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा कोई भी है, ये एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वो प्लेटफॉर्म है सेल्फ हीलिंग का। अगर सेल्फ हीलिंग निकाल दी जाए तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि डॉक्टर लास्ट में क्या कहता है, दवाई काम नहीं कर रही। क्यों भाई? क्योंकि वहां से सेल्फ हीलिंग का कॉन्सेप्ट निकल गया। अगर दवाई पहले काम कर रही थी तो बाद में क्यों नहीं कर रही? इसी को कहते हैं कि जब सेल्फ हीलिंग खत्म हो जाती है तो मेडिसिन काम करना बंद कर देती है। बेसिकली सर आप ये जो आप अभी कहना चाह रहे हैं उससे जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी बॉडी एक अंदर एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में हमेशा चलता है, लेकिन जब हम उसको बाहर से कुछ ना कुछ दवाई देते जाते हैं तो वो अपना अंदर से जो उसका काम है वो करना बंद कर देती है। उसको लगता है ये चीज तो बाहर से मिल ही रही है, इसके लिए मैं अपना काम क्यों करूं। तो और एक टाइम पर जाकर जब डॉक्टर कह देते हैं ये दवाई असर करना बंद कर गई है, मतलब ये है कि उसने अपना अंदर से बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है उस बॉडी में। बेसिकली हम उसको एक गंदी आदत लगा रहे हैं कि नहीं क्यों काम करना बंद कर दे। और आपकी जो रेकी है वो हम ये माने कि वो बंदे को डंडा पकड़ के कह रही है भाई काम कर, अपनी बॉडी को काम करवाने के मजबूर कर रही है बेसिकली आपका जो ये रेकी है। क्या होता है, देखिए बचपन में हम देखते हैं कि बच्चों को चोट लग जाती है तो भागते नहीं है डॉक्टर पास, आप एक दिन पट्टी कर लीजिए या बैंडेज लगा दीजिए, वो नॉर्मली आप उतारोगे तो वो हील हो जाता है अपने आप। जी बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर आप उसको कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो अपने आप ड्राई होगा, फिर उसके बाद पपड़ी उतरेगी और वो ठीक हो जाएगा। तो ये हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर है, यही होती है। अगर हमारी बोन ब्रेक करती है तो डॉक्टर क्या करता है, उसका एंगल सेट करेगा। बोन अंदर से तो हमारी बॉडी जोड़ती है, वो डॉक्टर नहीं जोड़ेगा। तो ये हमारी इंटरनल सेल्फ हीलिंग पावर है। तो ये हम जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हम इस चीज को भूलते जाते हैं और बाहर उधार की चीजों से हम अपने आप को ठीक करते हैं, हम अपने अंदर की पावर को भूल जाते हैं। इसको हम एनहेंस करने की बजाय इसको अंदर दबा देते हैं, क्योंकि हमें स्कूल में कहीं भी इसकी नॉलेज ही नहीं दी जाती कि हमारे अंदर वो पावर्स हैं। जैसे हमें कहा जाता है कि हम सेल्फ डॉक्टर हैं, हमारे अंदर एक डॉक्टर बैठा है। बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे अंदर ही एक डॉक्टर है, जिससे बड़ा साइंटिस्ट, जिससे बड़ा कोई लेबोरेटरी, जिससे बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी, जैसे मैम ने अभी बताया कि हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर सिर्फ उसे बैलेंस करता है और प्लास्टर चढ़ा देता है, नथिंग, कुछ सारा डॉक्टर को जाता है वहां पे। बिल्कुल सही बात है मैम। एक्चुअली आपकी बात ये बिल्कुल जो हड्डी टूटने वाली बात है, ये तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है। क्योंकि अब मैं भी इस तरह से इस एंगल से अब देखना शुरू किया जब आपने ये चीज बोली कि जब भी हड्डी टूटती है डॉक्टर तो कुछ नहीं करता, वो तो जस्ट उसको पकड़ के एक एंगल सेट करके उसको पकड़ा देता, भैया अब इसको हिलाना मत कुछ दिन क्योंकि जब वो हिलाएगा तो वो हीलिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। अल्टीमेटली हीलिंग तो अंदर से हो रही है, कृषि जुड़ जाएगी क्योंकि वो प्लेस से हिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो प्लेस हिल जाएगा, अदरवाइज तो वो अंदर से खुद कर रही है ना, प्रोसेस तो अंदर से खुद चल रहा है। और आपका जो रेकी पार्ट है वो बेसिकली इन एनर्जी को या सेल्फ हीलिंग पावर को किसी भी इंसान की बॉडी में बढ़ा रहा है। मतलब आप उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब यू आर एनहांसिंग द पावर ऑफ द बॉडी टू सेल्फ हील इन अ प्रॉपर वे। बेसिकली आप ये कह रहे हैं, या मैं इसको और भाषा में समझूं कि एक मिट्टी की परत जम गई है हमारी सोल के ऊपर, उस मिट्टी को आप साफ कर रहे हो और साफ करके अंदर से पावर उसकी निकाल पा रहे हो। बेसिकली हाउ दिस इज हाउ यू वर्क। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। जो आप परत की बात कर रहे हो, मिट्टी की बात कर रहे हो, हमारा ऑरा होता है, ठीक है, बेसिकली हमारे अराउंड ऑरा रहता है। पहले कोई भी नहीं मानता था कि ऑरा होता है। सिंबॉलिकली पुराने शास्त्रों से हमें समझाने की, बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन हम मानते नहीं थे। जैसे आपने
बहुत सारे बड़े पिक्चर देखी होंगी साधु महात्माओं की, भोलेनाथ की, माता रानी की, गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद जी, उनके सर के पीछे एक गोल सर्कल बनाया होता है शाइनिंग वाला। जी, शाइनिंग वाला। बेसिकली वो ऑरा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा सिंबल दे दिया उन्होंने कि इनका ऑरा इतना तेजवान था, इतना शक्तिशाली था कि यहाँ बैठकर वो हजारों लाखों किलोमीटर दूर की बातों को जान पाते थे। उनके अंदर वो वाइब्रेशन, वो मैग्नेट थी। जैसे महाभारत काल के अंदर भी था, जब युद्ध हुआ तो दुर्योधन का पिता अंधा था, लेकिन उसको बताया गया पूरा हाल, संजय जी ने सुनाया बिना किसी लाइव टेलीकास्ट के, शायद आपको याद होगा। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो संजय जी ने कौन सा ऐसा चैनल वहां पे नेट प्लस लगवाया था, कनेक्ट लगवाया था या एयरटेल का नेट लगवाया था जो उन्हें प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा था? एक्चुअल में वाइब्रेशंस थी, वो वाइब्रेशन को रीड कर रहे थे। और इन्हीं वाइब्रेशंस को हमें समझना चाहिए, लेकिन हम इतना ज्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, हमें हर एक चीज के लिए लॉजिक चाहिए, बट वो जब तक लिखित रूप में नहीं मिलता हम मौखिक ज्ञान को वैल्यू नहीं देते। जबकि मौखिक ज्ञान, जैसे आज मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, ये मौखिक ज्ञान आप आगे किसी को यही सेम चीजें बताओगे, आगे चलता चलता ये मौखिक ज्ञान जो था, जो इतिहास था, जो हमारे पूर्वजों से भी हमें मिला, साधु महात्माओं से मिला, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है, हमारी स्टडी वैसी हो चुकी है, क्योंकि गुरुकुल बंद हो चुके हैं। अब कोई 3 साल की 4 साल की उम्र में गुरुकुल नहीं जाता और 14-15 साल की उम्र में वापस नहीं आता। अब तो हमारा स्कूल है, वो घर के पास ही रहता है, हम स्कूल की नॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर पहले क्या था कि बच्चे बड़े हुए, उन्हें गुरुकुल भेज दिया कि आप अपनी अपनी पावर्स को एनहांस करो। अब क्या करते हैं, सिर्फ हिस्ट्री बन के रह गया कि तब क्या होता था वो लर्न करो बस, लेकिन तो वो अप्लाई नहीं करते। कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि जो आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें मैम हमें अपने ऊपर तो कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। मुझे अपने के ऊपर कैसे वर्क करना है ये तो मुझे लगता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स नहीं सिखाए जा रहे हैं, उसमें ये सेल्फ हीलिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जा रहा है। तो हमें तो मुझे लगता है कि मैम जो आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ, बेसिकली हमें एजुकेशन सिस्टम में वी हैव टू इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स ताकि बच्चों को जन्म से ही ये चीजें आए और बच्चे आगे जिंदगी में जब जाएं तो उनको ये चीजें पता हो। ये चीज आपने बहुत बढ़िया कही। मैं एक चीज और सर यहाँ पे बताना चाहूंगा, मेरा एक सेशन था, उस सेशन में सर ने मुझे कहा कि सर आप मुझे ये बताइए कि बच्चा 10-12 साल या 16 साल तक पढ़ता है, 16 साल का उसका स्पैन रहता है जिसमें वो पढ़ता है, और पढ़ने के बाद साथ ही उसको कहते थे पैसा कमाओ, जिंदगी जियो, जिंदगी को झेलो। कहते सर आज की डेट में बच्चे को ये नहीं पता होता कि चेक कैसे भरना है, और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कभी भी इस चीज के ऊपर नहीं बता रहा कि यार भाई बैंक अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट में कैसे करना होता है। हाँ, हिस्ट्री जरूर थमा दी जाती है, जैसे आपने मैम कहा कि हिस्ट्री बता रहे हैं, लेकिन जो चीजें उसकी जिंदगी में काम आनी है उसके ऊपर तो कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा है। और यही आपका भी रेकी जो है, बेसिकली मुझे ये लगता है कि वी हैव टू इंट्रोड्यूस सच सिस्टम्स इन द एजुकेशन सिस्टम कि बच्चों को वो जन्म से पता हो कि यार इस तरह से बॉडी को हील किया जा सकता है, दिस इज माय पावर एंड आई कैन डू दैट। लेकिन ये नहीं हो रहा है। सर रेकी नाम भी निकाल दीजिए आप। हम रेकी नाम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जिस टीचर ने, डॉक्टर मैकाओ सुई जी ने जिस जो नाम देके उसे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि उन्होंने उसे दोबारा हमें पहुंचाया, हमारे तक पहुंचाया, उन्हें एक रिस्पेक्ट के लिए, उन्हें बार बार याद रखने के लिए दिल से कि ये आपकी ही धरोहर है, हम तो माध्यम है, तो इसीलिए हम रेकी नाम यूज करते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को दिक्कत है रेकी नाम से तो नाम हटा दीजिए, संस्कृति पे आ जाइए। हमारी संस्कृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर ये चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन हम उस चैप्टर को पढ़ना ही पसंद नहीं करते कि यार ऐसे हो सकता है, अच्छा ये तो महात्मा थे, उनके पास जादू था, वो कर देंगे। जबकि हमें एक सिंपल भाषा में हमारे बुजुर्गों ने समझाया, कण कण में भगवान। साइंस के माध्यम से बताऊंगा कि हर एक कण के अंदर 3 तरह के हमारे अणु रहते हैं, प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन जब डेड हो जाता है तो सारा कुछ डेड हो जाता है। तो इसी साइंस को हमारे ऋषि मुनियों ने जाना। हम ठोस अणुओं का एक जोड़ है, इसीलिए हम ऐसे दिखाई देते हैं। कोई तरल रहता है, लिक्विड अणुओं का जोड़ है, वो उसमें रहता है। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने जान लिया कि इलेक्ट्रॉन के बिना जिंदगी नहीं है, तो उन्होंने बता दिया कण कण में भगवान। हम उस चीज को मानते नहीं है, हम सिर्फ इसमें कह देते हैं कि ये भी अंधविश्वास है, कण कण में भगवान, हर जगह भगवान। अब जब अणु ही डेड हो जाएगा तो हम डेड हैं। किसी भी चीज का जब अणु टूट गया
तो क्या होता है कि हमारे अंदर अणुओं का ही जोड़ है, जैसे जैसे उसकी बैटरी लो होती जाती है हम डाउन होते जाते हैं, डाउन डाउन डाउन। अब रेकी से हम उसे चार्ज करते हैं एनर्जी से, अपनी ही एनर्जी से, और कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई अंधविश्वास नहीं है, कुछ नहीं बोलना होता, आपकी अपनी भावना, इंट्यूशंस, सबकॉन्शियस की लैंग्वेज, ये सारी चीजों को आप बताएंगे बहुत अच्छे से। हम अपने जादूगर खुद बन सकते हैं। हम क्यों दूसरों पे आश्रित रहें, क्यों दूसरे डॉक्टरों के पास जाएं? मैं अभी सर जो आपने ये बहुत ही अमेजिंग आंसर है आपका, जो मैं आपको, क्योंकि ये जो मुझे समझ में आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो अपना सेशन देखेंगे उन लोगों को भी काफी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम हर चीज में लॉजिक मांगते हैं, लेकिन जो आप चीज बोल रहे हैं वो पुरानी मैथोलॉजी को आज की डेट में एक लॉजिकली समझने की बात कर रहे हैं। जैसे अभी आपने महाभारत का जो एग्जाम्पल कोट किया था कि संजय ने उसको सारा वो एक्सप्लेन किया, लेकिन मैंने कभी इसको इस तरह से कभी देखा ही नहीं था कि संजय ने ऐसा क्यों किया। हम तो ये मानते हैं हाँ यार उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर थी वो इसलिए कर रहा था, लेकिन ये नहीं था, वो सुपर नेचुरल पावर नहीं थी, उसकी खुद की पावर थी जो उसने प्रॉपर यूज की थी। ये पावर हर इंसान में है, लेकिन हमें वो छुपा दी है या हमने कोई टेक्निक्स हम भूल चुके हैं कि वो कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं। बेसिकली आपकी रेकी हमें इन चीजों के ऊपर लेके आएगी कि आपको अपनी बॉडी की शक्ति को पहचानना है। बिलीव योर बॉडी, बिलीव योर सेल्फ, बेसिकली आप उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूं। आज की जनरेशन है, हमें तर्क चाहिए, लेकिन तर्क करने का भी एक सही आईना होना चाहिए कि उसके अंदर तर्क की एक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उठा के कह दो, पहले आप उस साइंस को समझो। अगर उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं समझ आता, फिर आप किसी को भी बोल सकते हो आप फेक हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप गंदे हो या आप बहुत बेटर हो। पहले उस साइंस को समझो, उसे जानो कि आपकी खुद की नॉलेज है नहीं, आपने सुनी सुनाई बातों को जान लिया कि हाँ ये शक्ति मैजिकल होती है, अंधविश्वास है तो अंधविश्वास कह दिया, किसी ने कह दिया मेरे अंदर है तो मेरे अंदर है। भाई तुम्हारे अंदर है तो तुम ढूंढो, पहले जानो, उसको समझो। अगर आप उस साइंस को समझ नहीं पा रहे और आपको ढूंढने की कोशिश की, आपको नहीं मिली, फिर आप बोलो कि ये नेगेटिव है, ये बुरी है। पहले ट्राई करो। हम ट्राई नहीं करते एक्चुअली में, हमें शुरू से ना क्वेश्चन करने की आदत खत्म कर दी गई है। हम क्वेश्चन नहीं करते, और जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें चुप करा दिया जाता है। सर आपका जो अभी आपने ये चीज बोली है, मैंने पिछले एक हफ्ते में एक कोट पढ़ा था जिसमें उसने ये कहा था कि हमारा जो एक्चुअल यूनिट है वो या एक्चुअल करेंसी जो है वो एनर्जी है, मनी नहीं है। वो जो कोट था वो मुझे आज समझ में आया आपके सेशन के बाद कि एक्चुअली हर चीज एनर्जी है, और अगर हमने एनर्जी के ऊपर काम कर लिया तो सब कुछ आपके पास, सब कुछ आ गया। और आपकी इस बात से मुझे ये चीज समझ में आई कि जो हम कुछ लोग मौन धारण करते थे तो बेसिकली वो अपनी एनर्जी को सेविंग मोड पे डालते थे। दे आर एनर्जी सेविंग मोड था वो बेसिकली उन ऋषियों का, या हाँ वो बेसिकली एनर्जी को बचाना चाहते थे, वो एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी एनर्जी एक यूज हो रही है, आपके साथ मैं एक एनर्जी का फ्लो बना रहा हूं तो वो एनर्जी वेस्ट है। अगर मैं चुप रहूंगा तो वो एनर्जी मेरी सेविंग मोड पे जाएगी, और वही मेरी करेंसी है जिसको, क्योंकि अगर मेरे पास एनर्जी है तो मैं जीवित हूँ, अगर मैं एनर्जी नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इस बॉडी सेल डाउन हो रहे हैं और मैं कम होता जा रहा हूँ, मेरी बैटरी लो हो रही है, चार्जिंग खत्म हो रही है। सर ये बहुत ही बढ़िया आंसर। जी सर इसी चीज के ऊपर जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आपने बात करी, हम वाइब्रेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब जो ये वाइब्रेशंस हमने यूनिवर्स में छोड़ दिए हैं, ये यूनिवर्स के किसी ना किसी कोने में जाके रह जाएंगे, क्योंकि एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती। वन फ्रॉम अनदर। और इसीलिए आज एक रिसर्च चल रही है, मैंने भी 10-15 दिन पहले ही पढ़ा है कि रामायण और महाभारत काल के, नासा के अंदर ये रिसर्च है, यूरोप के कुछ देश मिलकर इंडिया के साथ कर रहे हैं कि महाभारत और रामायण काल के अंदर जो वाइब्रेशन क्रिएट हुई थी, जो वर्डिंग बोली गई थी, जो सोर्स बोले गए थे, जो अभी तक तो हमारे पास रामानंद सागर जी द्वारा है, जैसे रामायण का मतलब उनके द्वारा ही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, तो उसको पिक करने के लिए, उस वाइब्रेशन को कनेक्ट करने के लिए और पूरे रहस्य को जानने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जा रहे हैं। उन वाइब्रेशन को पिक करके क्या एक्चुअल में महाभारत में क्या लैंग्वेज यूज की गई थी, क्या अग्निबाण थे, क्या बिजली की वर्षा होती थी, और ये सारी चीजों को पिक करने के लिए साइंस अभी काम कर रही है। आने वाले दिनों के अंदर जब ये रिसर्च सामने आएगी तो मेरे को लगता है कि जो इंडिया की साइंस थी, एक्चुअल में साइंस थी, उसकी रिस्पेक्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या बात है सर,
क्या बात। अरे सर ये बहुत बढ़िया आंसर था, इसने मुझे बहुत से एंगल्स क्लियर कर दिए। मैं पढ़ तो बहुत दिनों से रहा था, लेकिन आज के आपके सेशन के साथ मेरे बहुत से डाउट्स जो है क्लियर हो रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ जो भी ये सेशन सुनेंगे उनके भी डाउट्स बहुत ज्यादा क्लियर होंगे इस चीज के ऊपर। थैंक यू सर, रियली थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल आंसर।